सवाल है कि क्या ईरान ने सीरिया के विद्रोही गुटों से बदला ले लिया है। सवाल तो ये भी है कि रूस ऐसा कौन से नए मुस्लिम देश से नजदीकियां बढ़ा रहा है और आगे का प्लान क्या है। क्या इन सब के बीच में इजराइल फंसता हुआ दिख रहा है और क्या हिजबुल्लाह को सच में नया और जवान वारिस मिल गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है। सबसे पहले देखिए ईरान का सीरिया में विद्रोही गुटों पर कौन सा बड़ा एक्शन है। दूसरा देखिए रूस की नए मुस्लिम देश से क्या दोस्ती हो गई है और यहूदियों पर हमला क्यों कर रहे हैं पुतिन। तीसरा देखिए तुर्की और ईरान ने इजराइल को कैसे फंसा दिया है, वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। चौथा देखिए क्यों बढ़ गई है हूती विद्रोही और इजराइल की ये जंग और किसने किसको बड़ी धमकी दी है। पांचवा देखिए हिजबुल्लाह को क्या सच में नया और जवान वारिस मिल गया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से सीरिया की जो लार्जेस्ट रिफाइनरी है वहां से संबंध काट दिए हैं ईरान ने। यानी आपको पता है ना भाई, असद सरकार थी जब तक तो ईरान और सीरिया एकदम पास थे, इन लोगों के बीच में तेल का भी रिश्ता था। इनफैक्ट जो सीरिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी है उसको सारा माल कहाँ से मिलता था, ईरान से मिलता था। लेकिन अब जैसे ही असद सरकार का तख्ता पलट हो गया है वहाँ पर HTS संगठन आ गया है और HTS संगठन तुर्की के करीब है, ईरान के खिलाफ है। तो ईरान ने क्या कहा कि भाई ये तेल के रिश्ते हम खत्म करते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें साफ लिखा हुआ है 99% कंट्रीज क्रूड, यानी सीरिया का जो तेल है, जो क्रूड ऑयल है, वो 99% ईरान से आ रहा था। तो ईरान ने कहा कि भैया हमको तो अब रिश्ते नहीं रखने हैं, तो अब हम तो कट करते हैं। तो ये हो गया इकोनॉमिक तौर पर रिवेंज लेना, यानी ईरान इकोनॉमिक तौर पर रिवेंज ले रहा है सीरिया से, क्योंकि ये बात ईरान को भी पता है कि अगर उन्होंने ये संबंध खत्म कर दिए हैं तो सीरिया को इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। और मैं आपको आगे भी बता देती हूँ कि सीरिया की जो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है उसने अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि भाई जो क्रूड ऑयल आ रहा था वो तो ईरान से आ रहा था, अब ईरान ने देना बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं बनियाज ऑयल रिफाइनरी इनका नाम है, 90,000 से 1 लाख बैरल्स ऑफ क्रूड एक दिन में बनता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने रोक दिया है। और इसी के बूते जितने भी ये पावर, जितने भी प्लांट्स है वही चलते थे ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी ये सब इधर से ही आती थी। तो देखिए साफ इब्राहिम मुसैलम ने ये बता दिया है कि अभी तक हमने ऑपरेशन रोक दिए हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप देख सकते हैं सीरिया जो पूरा का पूरा इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, वहाँ पर बिजली नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि पावर प्लांट में जो ये पूरा सप्लाई हो रहा था फ्यूल का वो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि रिफाइनरी बंद हो गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इदलिब, जहां पर HTS का हेडक्वार्टर है, HTS वो संगठन जो इस वक्त सीरिया को पूरा टेक ओवर किए हुए है, असद सरकार का तख्ता पलट करने वाला HTS, उनका जो गढ़ है वो है इदलिब। अच्छा, इदलिब के पास पूरे रिसोर्सेज हैं, इदलिब में पूरी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि उनका जो पावर सप्लाई है वो तुर्की से कनेक्टेड है, तुर्की उनको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कैसे एलेपो शहर पर भी तुर्की ने अपने हाथ फैला दिए हैं और वहां पर वो पावर दे रहा है। लेकिन पूरे सीरिया को पावर देना एकदम आप देखिए कि इम्पॉसिबल सा है तुर्की के लिए, लेकिन जो गढ़ है HTS का वहां पर ये पावर जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान कैसे बदला ले रहा है सीरिया से इकोनॉमिक दबाव बनाकर। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए, देखिए किस तरीके से रशिया ने अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, अपने कार्गो प्लेन्स है, अब वो क्या कर रहा है सीरिया, क्योंकि अब आपको पता है सीरिया में असद सरकार का तख्ता पलट हो गया है। और जब तक असद सरकार थी तो रशिया के वहाँ पर रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन अब जो वहाँ पर HTS की सरकार आने वाली है, यानी ये जो पूरा का पूरा गुट है वहाँ पे टेक ओवर कर लिया है, तो रशिया क्या कर रहा है, उसने कार्गो प्लेन्स उतार दिए हैं लिबिया में, जो कि एक अनदर मुस्लिम कंट्री है। आप साफ देख सकते हैं रशियन मिलिट्री ने अपने रिसोर्सेज सीरिया से अब लिबिया को शिफ्ट कर दिए हैं। अब देखिए कि किस तरीके से जो रशिया में इनके बेसिस है, रशिया के 2 बड़े बेसिस हैं, वहाँ से अब वो सामान खाली कर रहे हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, वो तो असद सरकार के जो पुतिन हैं वो करीब थे, लेकिन ये जो नया पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आया है वो तो खिलाफ है रूस के, रूस ने तो इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो रशिया के लिए बहुत मुश्किल है सीरिया में अब उतना ही स्ट्रांग रहना जितना वो पहले था। तो अब उसने नया तरीका निकाला है, उसने नया तरीका ये निकाला है कि अब वो अपने रिसोर्सेज लिबिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं अगर रशिया ऐसा कर रहा है तो देखिए मेडिटेरियन में हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर रशिया का पूरा फोकस और पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट लिबिया में बढ़ जाता है तो मेडिटेरियन में भी फॉरेन पावर्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक जो ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट चलती है उसको वापस से चिंगारी दी जा सकती है इससे, और एक्सपर्ट्स परेशान हैं।
अगर मैं आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करूं, ये पूरा का पूरा आप ही नक्शा देखिए, आपको ऊपर रशिया दिख रहा होगा और वहां से एक येलो लाइन देखिए किस तरीके से बीच में सीरिया है। सीरिया के अगर आप इस नीचे आ जाएंगे तो आपको साफ दिख रहा होगा इजिप्ट के जस्ट बगल में लीबिया है। ये है दुनिया के नक्शे पर इसकी लोकेशन। थोड़ा और जूम कर देती हूँ आपके लिए, आप देख सकते हैं कि कैसे सीरिया, इजराइल, इजिप्ट और फिर इजिप्ट के जस्ट पास आपको लीबिया दिख रहा होगा। और लीबिया के अंदर का अगर मैं आपको मैप दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं जहां पर मैंने येलो हाईलाइट किया है, ये सारे रशिया के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं जहां पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है रशिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इधर रशिया ने एक नया प्लान बनाया है अपनी पूरी प्रेजेंस वहां पर दिखाने का, क्योंकि सीरिया में अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना कि रशिया के लिए और ना ही ईरान के लिए। अच्छा, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हमलावर है यहूदियों को लेकर, बहुत ही ज़्यादा हमलावर हैं इजराइल को लेकर। मैं आपको उनका एक बयान सुनाती हूँ, देखिए। ज्यूज आर टीयरिंग अपार्ट रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये बयान है पुतिन का। एक टीवी डिबेट में, एक टीवी लाइव शो में उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो सारे यहूदी हैं उन्होंने पूरा मामला ख़राब कर रखा है रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का। मैं आपको बता दूं, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च एक बहुत ही बड़ी संस्था है, उससे कई लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि उस पर आरोप भी लगते हैं कि वो लोग जो रशिया है उसके बहुत ही ज़्यादा उनका वो टूल का एजेंडा है, यूरोपियन कंट्रीज़ ये आरोप लगाती है। लेकिन पुतिन का ये कहना कि यहूदी इन सब के जिम्मेदार है, कि उसको पूरा ख़राब करने का जिम्मा मैं यहूदियों को देता हूँ, इतना हेट वाला कॉमेंट है ये यहूदियों के खिलाफ। और इसके खिलाफ यहूदियों ने आवाज़ भी उठाई है। देखिए, यूरोपियन के ये जो रबीज़ है उनका कहना है कि पुतिन जिस तरीके से यहूदियों को पिक्चर कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है। तो पता नहीं उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। और देखिए, पुतिन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई सीरिया में जो तख्तापलट हुआ है असद सरकार का, उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला है? इजराइल को मिला है। क्योंकि आप देख सकते हैं इजराइल किस तरीके से वहाँ पर बफर जोन बना बना के एकदम सीरिया के अंदर जाता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है। मतलब सीरिया में ये जो भी हुआ है उसके सबसे ज़्यादा जो ये इलीगल ऑक्यूपेशन बढ़ा रहा है इजराइल, उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट इजराइल को मिला है। और गोलान हाइट्स को धीरे धीरे पूरा यहूदियों की बस्ती बनाने के चक्कर में। तो इसलिए पुतिन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मुझे नहीं लगता कि ये इजराइल की जो आर्मी है वो अब सीरिया से जाने वाली है। सीरिया से वो जाएंगी तो नहीं, बल्कि और ज़्यादा अपनी आर्मी बढ़ाएंगी, और ज़्यादा रीइंफोर्स करेंगी। और इस बात का पूरा सिग्नल पुतिन ने दे दिया है। तो देखिए, इस तरीके से इस वक्त रशिया और इजराइल के बीच में पूरा खुल्लम खुल्ला तौर पर पुतिन सामने आ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और मैं आपको बता दूँ, आपको पता है कि ईरान तो कट्टर दुश्मन है ही इजराइल का, लेकिन अब देखिए जो तुर्की के एर्दोगन है, भाई बीच में तो हमें लगा था कि इजराइल के लिए वो सॉफ्टली भी कह रहे हैं और थोड़ा खिलाफ भी, लेकिन अब तो पूरी तरीके से तुर्की ने ही कह दिया। देखिए, एर्दोगन और मैं आपको बता दूं सीरिया के प्रेसिडेंट पेजेश्किन, इन दोनों ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये बोला है कि सबको इस वक्त ये करने की ज़रूरत है कि इजराइल का सबसे पहला उन पर एम्बार्गो लगाओ। कोई उनको हथियार नहीं भेजेगा, कोई उनके साथ ट्रेड डील नहीं होगी और उनको हम लोग इकोनॉमिक प्रेशर में फंसा दें। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि जो गोलान हाइट्स में अपनी पूरी की पूरी प्रेजेंस बढ़ा रहा है इजराइल, इससे हम लोग खुश नहीं हैं। गाज़ा में जो कर रहा है ये एक क्राइम है। हिजबुल्लाह के साथ जो हुआ, अब तो सीज़ फायर चल रही है, लेकिन उधर भी मैं आपको कुछ बता दूं खबरें कि लगातार ये दोनों आपस में उसका उल्लंघन कर रहे हैं। खैर, हम लौट के इधर आते हैं किस तरीके से एर्दोगन, देखिए आपको ये तस्वीर दिख रही होगी, कह रहे हैं कि सीरिया इज़ ऑल्सो बिकम अ टारगेट ऑफ इजरायली एक्सपेंशनिज्म। मतलब वो एक्सपेंशन करना चाहता है, जितना ज़्यादा उसको करना है, और ये सारा इलीगल है। आप देख सकते हैं एक तरफ पेजेश्किन, एक तरफ एर्दोगन, ये पूरा कह रहे हैं एक तो गाज़ा में जो हो रहा है, जिस तरीके से ये लोग सीरिया में कर रहे हैं इजराइल वाले, तो ये एक बहुत ही बड़ा वार्निंग पॉइंट है दुनिया के लिए। और हम सबको मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहिए। देखिए, एज इस्लामिक कंट्रीज वी मस्ट पायनियर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के खिलाफ जो भी संभव स्टेप्स हैं हमको लेना चाहिए, और सबसे पहले तो आर्म्स एम्बार्गो लगाना चाहिए, ट्रेड ख़त्म कर देना चाहिए और अकेला छोड़ देना चाहिए इजराइल को। लेकिन देखिए, जो इजराइल के पक्ष वाले हैं इसमें वो यही कहेंगे कि अमेरिका का इतना ज़्यादा सपोर्ट के चलते इजराइल को उसको कभी आर्म्स फंड की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट खैर, तुर्की और ईरान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके ये सब कहा है।
अगला पॉइंट देख लीजिए कि किस तरीके से हूती विद्रोही और इजराइल की जंग अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भाई जब इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा था तो हम आपको बताते थे कि एक दो हमले हूती भी वहाँ से कर देता था, लाल सागर में कर देता था, इजराइल में कर देता था। लेकिन अब क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ तो सीज फायर हो गई है, गाज़ा की स्थिति आपको पता ही है, वहाँ पर हमले रुक नहीं रहे हैं, हमास भी हमलावर है और आपका ये इजराइल भी हमलावर है। लेकिन अब हूती विद्रोहियों से इजराइल की डायरेक्ट जंग शुरू हो गई है। भाई कुछ दिन पहले जो यमन के हूती विद्रोहियों उन्होंने ड्रोन अटैक किए, मिसाइल अटैक किए, ये सब कुछ होने के बाद अब उसके जवाबी फायरिंग में इजराइल ने भी यमन में बड़े हमले किए। आप देख सकते हैं कि यमन की स्ट्राइक के बाद नेतन्याहू ने इजराइल के हूतियों को टारगेट बनाया है और ये कहा है कि पूरी दुनिया की तरफ से हम हूतियों पर हमला कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम अब असली जो हमला है वो हूतियों पे करेंगे और उनको बताएंगे कि हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होगा। आप देख सकते हैं 14 फाइटर जेट्स अलोंगसाइड रिफ्यूलर्स, स्पाई प्लेन्स 2000 किलोमीटर उड़ के गए हैं और पूरा का पूरा जो है हूती के जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको तबाह कर दिया है। और हूती विद्रोहियों ने भी ये कहा है कि एटलीस्ट 9 लोग मर चुके हैं इजराइल ने जो हम पर एयर स्ट्राइक्स की है। और अभी ही मैं आपको ये 5 घंटे पहले की खबर बता रही हूँ कि और ज़्यादा ड्रोन अटैक यमन के हूतियों ने आगे कर दिए हैं। और अमेरिका, क्योंकि इजराइल का आपको पता है अमेरिका और इजराइल एक साथ चलते हैं, तो अमेरिका ने क्या किया है, यमन के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट आप देख सकते हैं और देखिए हूती विद्रोहियों ने एक पूरी की पूरी वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हमने जाफा एरिया में इजराइल के जो मिलिट्री टारगेट हैं उनको हमने हमला किया है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे याह सारी जो कि हूती मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि किस तरीके से यमन के आर्म फोर्सेस ने मिलिट्री ऑपरेशन के तहत स्पेसिफिक सेंसिटिव मिलिट्री टारगेट्स को तबाह किया है इजराइल में। और मैं आपको तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ये तस्वीर देखिए कि कैसे स्कूल के अंदर ये तबाही मचाई गई है, स्कूल की बिल्डिंग कोलैप्स हो गई जब हूतियों ने इजराइल पर हमला किया। किस तरीके से इधर धीरे धीरे हूती विद्रोही और इजराइल की ये जंग, उनके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए एक तरफ तो हूती विद्रोही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हमास का कसम ब्रिगेड है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग लगातार इजरायली सोल्जर्स पर हमला कर रहे हैं। वो लोग लगातार ये दावे कर रहे हैं वीडियो जारी कर करके कि देखिए हम कैसे इजरायली सोल्जर्स का सर्वनाश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अल कसम ने एक वीडियो जारी की और उन्होंने ये कहा कि हमने इजरायली सोल्जर को स्टैब किया है, यानी चाकू से गोदा है, और 3 सोल्जर्स को हमने जबालिया कैंप में मार गिराया है। हमास ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक इजरायली सोल्जर्स को हमने दूर से एक स्नाइपर से हिट कर दिया और वो मर गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमास गाज़ा किस तरीके से उधर इजराइल के हमले गाज़ा में लगातार बढ़ रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए, इजरायली अटैक्स अक्रॉस गाज़ा किल 77 फिलिस्तीनीज इन अ डे। और ये मैं सिर्फ एक दिन का आंकड़ा बता रही हूँ, आपको भी पता है 50,000 तक का आंकड़ा पहुँच चुका है कि इतने फिलिस्तीनी अभी तक पिछले 1 साल में मर चुके हैं गाज़ा में। और हमास के ऊपर भी लगातार इजराइल का पूरा एक्शन जारी है। और यहाँ तक कि क्योंकि आपको पता है भाई ईरान के जितने भी ये समर्थक हैं, हिजबुल्लाह, हमास, फिर आप हूती विद्रोही ले लीजिए, तो ये लोग आपस में एक पूरे संगठन की तरह काम करते हैं। तो अब देखिए जो हमास का स्पोक्स पर्सन है अबू ओबेदा, उसने ये कहा है कि किस तरीके से हूतियों को कांग्रेचुलेट किया है कि भाई बहुत अच्छा किया तुमने इजराइल पर हमला करके। और इस तरीके से ये लोग वीडियो जारी करते हैं। मैं आपको बता दूं ये अक्सर AFP और टेलीग्राम पे जारी की जाती है, वहाँ से ये फीड मिलती है, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़। और आप देख लीजिए किस तरीके से इनकी जंग अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है और लगातार इस पर अपडेट्स मिलते हैं। अच्छा अगला पॉइंट है कि क्या सच में हिजबुल्लाह को एक नया और जवान वारिस मिल गया है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है हसन नसरल्लाह के बेटे की। ये तस्वीर जब से आई है और अगर ये टोपी पे नज़र डालेंगे तो हसन नसरल्लाह की टोपी है, ये काली टर्बन। और कहीं ना कहीं इसमें ये दावा किया गया है रिपोर्ट में, देखिए मिडिल ईस्ट मिरर की रिपोर्ट है, हसन नसरल्लाह सन अपीयर्स इन ईरान वेयरिंग हिज फादर्स टर्बन। अब देखिए पिता के टर्बन को पहनना वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रतीक माना जाता है। और ये बात बताई जा रही है कि खमनई ने ये कही कि भाई अब जो नसरल्लाह के बेटे को ये पहन लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं मोहम्मद मेहदी द सन ऑफ लेट सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह हसन नसरल्लाह, उसका जो बेटा है वो देखा गया है सेंट्रल ईरान में और अपने पिताजी की टर्बन पहन के। और एक तरीके से ये प्रतीक है
कि क्या ये तैयार है पूरे के पूरे हिजबुल्लाह की कमान संभालने के लिए, क्या हर कोई मान गया है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रतीक होता है। तो इस तरीके से जितनी भी खबरें छप रही हैं इस पर, तो देखिए आपको पता है मिडिल ईस्ट में जब ये सब कुछ शुरुआत हुआ था तो हमको लग रहा था कि शायद 1-2 महीने में ये सुलझ जाएगा क्योंकि सारे फॉरेन पावर्स उसमें लगे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है, जो कि और ज़्यादा खतरनाक है। पहले वो सिर्फ इजराइल गाज़ा तक सीमित था, फिर वो इजराइल लेबनान में, फिर उसमें हिजबुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर इजराइल और ईरान का हो गया, फिर सीरिया तक बात चली गई। अब देखिए रूस, चीन, अमेरिका तो इन्वॉल्व है ही। तो आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में लगातार कैसे ये पूरा का पूरा एक वर्ल्ड प्लेटर बन गया है, जहां हम सोचते हैं कि एक चीज़ खत्म हो रही है, वहां पे 4 चीज़ें नई शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर पूरी दुनिया को ये असर कर रही है, धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है। धीरे धीरे आपको भी पता है रशिया यूक्रेन की जो जंग चल रही है वो भी एक खतरनाक मोड़ पर है। ये कहीं ऐसा ना हो कि लिटरली न्यूक्लियर पावर तक बात आ जाए, क्योंकि अगर उस तक बात आ जाएगी, क्योंकि अभी तक सारी धमकियां हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सच में अगर ऐसा हो गया तो देखिए तबाही बहुत ज़्यादा होगी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।